तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। लेकिन रुकिए, कहानी तो होगी आज, लेकिन वो कहानी नहीं जो आप रोज़ाना सुनते हैं, बल्कि आज कहानी और कहानी की जगह और मेरे साथ एक मेहमान, सब कुछ बदला हुआ होगा। आज मैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के स्टूडियो में हैं और मेरे पुराने साथी शिवेंद्र श्रीवास्तव। एक लंबा वक्त जैसे मेरे क्राइम रिपोर्टिंग में गुजारी है, इन्होंने भी करीब 18-20 साल तो इनको भी हो गए। तो आज उनके यहाँ आया हूँ बतौर मेहमान और इन्होंने ये कहा है कि आज आप आइए, दुनिया भर के लोगों से आप बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनको खंगालते हैं, उनको निचोड़ते हैं, तो आज मैं आपको निचोड़ूंगा। तो ख़ुद को निचड़वाने के लिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के स्टूडियो में हैं। बाकी अपने आप को इनके हवाले कर रहा हूँ, बाकी शिवेंद्र जाने। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जैसे शम्स ताहिर खान जी हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि जिनसे हमने सीखा, जाना, देखा और आज जहाँ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। क्राइम रिपोर्टिंग में अगर कोई नाम आज भी भारत में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है तो वो है शम्स ताहिर खान का। बेशक उन्होंने 1500 से ज़्यादा कहानियाँ सुना दी हैं, लेकिन इनकी अपनी कहानी बहुत अनकही है। तो आज एक कहानी ऐसी भी में जो कहानी सुनेंगे आप, वो किसी दूसरे की कहानी नहीं होगी, वो कहानी होगी शम्स ताहिर खान की। क्योंकि ये क्राइम की दुनिया ऐसी है जिसमें तमाम मुश्किलें आती हैं, तमाम ऐसे वक्त आते हैं जब लगता है कि कहीं हम खुद कहानी न बन जाएं। तो ऐसे किस्से इनकी जिंदगी में भी आए, लेकिन वो किस्से अनकहे हैं क्योंकि रिपोर्टर अपनी कहानी बहुत कम कह पाता है, दूसरों की कहानी बताता है, किस्से बताता है और खुद कब किस्सा बनने वाला था ये शायद छुपा रह जाता है। लेकिन आज हम शम्स ताहिर खान से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा कब हुआ जब वो किस्सा बनते बनते बचे। तो शम्स सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के स्टूडियो में आज ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा मौका कब आया जब आपके सामने मुश्किल आ गई और ऐसा लगा जैसे अब हम खुद किस्सा बन जाएंगे। और पहली गेंद पे सिक्सर मार दिया सीधे। मुझे लगा था कि कुछ और पूछेंगे, आप कैसे हैं, क्या हाल है, क्या चल रहा है। सीधे कहाँ कब कैसे फंसे। क्राइम रिपोर्टर को जैसे कहा ना कि आज सवाल पूछेंगे, निचोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छुपा के रखना चाहिए, उतनी ही चीज़ सामने लानी चाहिए जितने लोगों को मालूम हो। लेकिन हाँ, ये जो सवाल इसमें छुपाने की बात नहीं है। क्राइम रिपोर्टिंग हमें पता है कि एक ख़तरे की बीट होती है, क्योंकि आपको क्रिमिनल, पुलिस, पॉलिटिशियन जो क्राइम करते हैं या क्राइम को पनाह देते हैं, ऐसे लोगों से और बहुत सारे ऐसे गुमनाम क्रिमिनल, गुमनाम दुश्मनों से भी आपका सामना होता है। क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में जब भी आप कुछ करते हैं तो आप एक पार्टी बन जाते हैं, किसी न किसी एक के ख़िलाफ़ आपको जाना पड़ता है। अगर सपोज़ किसी के घर में कोई कत्ल हुआ है, जिसकी फैमिली में कोई डेथ हुई है, और कातिल जो है, आपने उस कातिल के बारे में आपको स्टोरी चलानी है, क्योंकि अगर मकतूल की चलाएंगे तो कातिल की भी चलाएंगे, तो उसी पल आप उस कातिल के एक तरह से खिलाफ हो गए और दुश्मन भी हो गए। आपने पुलिस की नाकामी पे सवाल उठाया तो आप पुलिस के भी दुश्मन बन जाएंगे। आप कोई बड़ा स्कैंडल, कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़े राज का पर्दाफाश करते हैं तो उससे जुड़े हुए जो पूरा सिंडिकेट है, आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। आप अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो अंडरवर्ल्ड के दुश्मन हो जाते हैं। आप किसी गैंग की बात करते हैं, गैंगस्टर के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करना है तो इन चीज़ों को आपको झेलना होगा। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब ऐसे बहुत सारे ख़तरे हुए, पर मुझे ही नहीं मालूम आपने कौन सा पूछा कि क्या हुआ कि जिसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था जब आप विदेश शूट पे गए थे और आप फंस गए थे ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर लग रहा था कि आपको या तो वॉर क्राइम एक था, वॉर वाले हिस्से में फंस जाएंगे या फिर आपको कहीं कुछ गलत समझ करके ना रोक लिया जाए। तो बड़ी मुश्किल से रुके थे और आपके साथ कुछ साथी भी अच्छा, मैं समझ गया। वो इराक का किस्सा है। असल में इराक में हमारे करीब 30 या 40 जो हिंदुस्तानी मजदूर थे वो गायब थे, लापता थे। तो ये तय हुआ था कि यहाँ के जो उस वक्त के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर थे वो जाएंगे, तो हम लोगों को भी जाना था। और इराक में उस वक्त एक तरह से मौसूल एक इलाका था जहाँ पर ISIS, जिसको दाइश बोलते हैं वहाँ के लोग इराकी, उनका कब्ज़ा था। इससे पहले हुआ ये कि पिछले 4-5 साल तक हमने ISIS की जितनी भी तस्वीरें, स्टोरी थी वो दिखाई अलग अलग शोज़ में। तो याद होगा ISIS ने एक पहली चीज़ की थी कि जब वो अपने दुश्मन को किसी को मारते थे तो बाकायदा कैमरे पे शूट करते थे, गला काटते हुए, जलाकर पिंजरे में बंद कर दिया, आग लगा दी, या पिंजरे में बंद कर दिया, स्विमिंग पूल में डुबा दिया, कार के अंदर लॉक कर दिया, कार को बम से उड़ा दिया। तो ये सारी तस्वीरें हम लोगों के पास आती थी और हम लोग उसको मतलब बिना उसके देखते थे कि आपने ब्लर भी नहीं किया और लाइव देख रहे हैं, तो दिमाग में घुस जाता था। और जिसको भी मारते थे वो एक नारंगी रंग का कपड़ा पहना देते थे। तो वो जो उनकी ये थी ना, ये सारी ख़तरनाक चीज़ें, खौफनाक,
कई बार रात को नींद नहीं आती थी। तो अब उसी के गढ़ में मौसूल जाना है। मौसूल पहुँचे, बड़ा मुश्किल था उस वक्त, लेकिन वहाँ पे ये था कि ISIS के लोग तमाम तरह थे। तो हमारा जो ड्राइवर था, हम दोनों, लैंग्वेज बैरियर थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी, वो अरबी बोलता था, हमें अरबी पूरी तरह से समझ में नहीं आती थी। तो मोबाइल पे ट्रांसलेशन करके गूगल के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो ऐसे ही मौसूल जब पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह सुनसान थी, ISIS के लोगों ने बहुत सारे मकान उड़ा दिए थे, खंडर था। हम शूट कर रहे थे मेन हाईवे से करीब 500 मीटर अंदर। ड्राइवर मना कर रहा था कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन हम चले गए क्योंकि कीड़ा था कि कुछ अच्छे विजुअल बनाएंगे। तभी 5-6 लोग आ गए, और 5-6 लोग जब आए तो मैं था, मेरे साथ गौरव सावंत मेरी टीम का मेंबर और कृपाल सिंह कैमरामैन थे। तो उन्होंने अरबी में बात करनी शुरू की। तो हम वहाँ पे बताते थे लोगों को, पूछते थे कहाँ से, तो हम बताते थे अल हिंदी। इंडिया को वहाँ अल हिंद के नाम से जानते हैं, तो क्योंकि हिंदुस्तानियों को पसंद करते थे। तब तक एक ने हमारा कैमरा लेके देखना शुरू किया, एक ने माइक पकड़ लिया, और बड़े प्यार से बात कर रहे थे। सभी कुर्ता पजामा पहने हुए थे, और हर एक के बाद में हमें पता चला कि कुर्ता उठा हुआ है, अंदर में गन और हथियार थे। थोड़ी देर के बाद अचानक उन्होंने मतलब हमको देखा, उसके बाद सीधे एक ने कहा कि इधर चलो, अरबी में। अब इतनी देर में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तब तक ये समझ में आ गया कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि हम जब रह रहे थे तो हमें बार बार अथॉरिटी मना कर रही थी। अब वो इलाका ऐसा था कि सुनसान, उधर खंडर है और पीछे खेत है। अगर हम वहाँ से उनके साथ चले गए तो फिर हमारा लौट कर आना जिंदा पॉसिबल ही नहीं था। सड़क 500 मीटर दूर है। अब अचानक उसमें से एक ने निकाल लिया और कहा इधर, इशारे में, क्योंकि ज़ुबान तो समझ में आ नहीं रही है। अब क्या करें? इतने में एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी, पर मुझे लगा कि अजान की आवाज़ आ रही है। बड़े ध्यान से सुना तो सायरन की थी। तो देखा कि दूर से इराकी स्पेशल फोर्स की गाड़ियाँ जा रही हैं। अब वो गाड़ी थी 500 मीटर दूर, हम इधर 6 लोगों के गिरफ्त में ले गए। तो उस वक्त सपने में वही सारी चीज़ें आंखों के सामने घूम रहा है, नारंगी कपड़ा पहनाएंगे, एक कैमरे पे हमारा गला काटेंगे, मेरे ही शो वारदात में चलेगा, वो सारी चीज़ें। घर वाले भी याद आ रहे हैं। मतलब पहली बार ये एहसास हुआ कि मौत होती क्या है। तो उस वक्त में आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा है, मतलब एकदम अब ये है कि गए। अब इतने में जब सायरन की आवाज़ दी और फिर देखा कि इराकी स्पेशल फोर्स हैं, तो हमने कहा बचने का हम लोग का एक ही रास्ता, इधर गए तो कभी लौटेंगे नहीं, उधर भागे तो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे से गोली चलाएंगे, हो सकता है बचने का मौका मिले, निशाना चूके। अचानक हम लोगों ने कैमरा फेंका उनमें से एक के ऊपर, माइक उन्हीं के पास था। उसके बाद सर झुका के दौड़ना शुरू कर दिए, ताकि अगर गोली चले भी तो सर पे ना लगे। और उधर हेल्प 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 चिल्ला रहे। इराकी फोर्स ने इत्तेफाक से हमारी आवाज़ सुन ली, हमें देख लिया दौड़ता हुआ। उन्होंने गाड़ी मोड़ दी ऐसे, जैसे ही मोड़ी ये 6 के 6 भाग गए। उसके बाद वो नज़दीक आए, फिर बड़े मुश्किल से हम लोगों को संभाला। पहले तो उन्होंने कूल किया, फिर पूछा, हमने बताया अल हिंदी। तो पहले तो बड़ा डांटा कि आप यहाँ बिना फोर्स के क्यों आए, आपको पता है ये इलाका दाइश का इलाका है ये। फिर ले गए हमें अपने, उनका मेस था, वहाँ ले जाकर पहले उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया। फिर हमारी दोस्ती हो गई, जैसे हमने बताया अल हिंदी। फिर उन्होंने पूछा आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, तो बच्चन साहब के बारे में बोल रहे थे। तो वहाँ अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन कहते हैं, और वो सारे हीरो मतलब फ़ैन हैं अमिताभ बच्चन के, सारे वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान इतने पॉपुलर नहीं इराक में जितने अमिताभ बच्चन हैं। अच्छा। तो मैं उस वक्त देखा कि नंबर बढ़ाता, मैंने बोला झूठ, हाँ मैं तो कई बार मिला हूँ। तो और खुश। फिर उन्होंने चलते चलते एक गिफ्ट भी दिया, एक लॉकेट, जो वो उस पर यह था कि मतलब अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा आगे। और अभी ये था कि यहाँ से बचे तो हम भाग लेंगे इंडिया, यहाँ अब रुकने का सवाल नहीं है। लेकिन जब वहाँ से कूल हुए, अब ये हुआ कि ठीक हो गए हैं, तो फिर तीनों आपस में बात करें अब आगे। तो मैंने कहा आगे क्या, मौसूल चलेंगे। तो उतनी देर में फिर से इरादा बदला, फिर हम लोग गए। उसके बाद भी आपने इरादा नहीं बदला, वापस आने का नहीं सोचा? नहीं, उस वक्त था उतना ही कि बस बच गए तो भाग लूँगा। और ये था कि यार एक बार बीवी बेटी से बात कर लें, और अब यहाँ पे नहीं रहूँगा। हम लोग पहली फ़्लाइट पकड़ेंगे, रात को ही निकल देंगे। लेकिन जब आर्मी बेस में पहुँचे, मेस में पहुँचे, खाना 1-1.5-2 घंटा बीता, उसके बाद नॉर्मल हुए। फिर मैंने कहा कि आपस में ही तीनों ने आगे, हमने कहा आगे क्या, मौसूल चलना है, फिर निकल दिए।
अच्छा, तो ये वाकया रहा, लेकिन ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिसमें मुश्किल हो जाती है और उसके बाद कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं, कुछ नुकसान में भी जाते हैं। तो ये एक ऐसा किस्सा सुना शम्स ताहिर खान से आपने जो उनके बारे में था, लेकिन ऐसे वक्त में जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और ऐसे मुश्किल वक्तों में जगहों पर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे जरूरी चीज याद रखनी चाहिए? असल में दो चीज़ें हैं। एक, आप जब ऐसी जगह पे कहीं जाते हैं अननोन प्लेसेस पे, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जितने बड़े क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, ये आपको कभी धमकी नहीं देंगे, और धमकी देंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे गैंग क्रिमिनल होते हैं छोटे छोटे इलाकों में, अननोन इलाकों में, और अगर आप वहाँ शूट करने जाते हो तो उनका कोई पता नहीं कि वो क्या करेंगे। क्यों? वो सब ऐसे हैं कि आप 10-12 मर्डर पहले ही कर रखा है, 1-2 को और निपटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन लोगों से उतना डर नहीं लगता, जो बड़े बड़े गैंगस्टर, क्रिमिनल या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। जो छोटे मोटे गैंग हैं अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे, जैसे यूपी के कई इलाकों में, बिहार में, एमपी में, वहाँ ये लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन जगहों पे जाने के लिए एक सेफ्टी वो रखता हूँ हमेशा, कि अगर मैं गया हूँ तो कोई लोकल पुलिस या एसपी उस एरिया के, उनको बताता हूँ देखिए ये शूट पे जा रहा हूँ, अगर इतने घंटे में लौट कर नहीं आया या मोबाइल बंद मिला, 3, 4 या 5 जो भी बताऊँ, तो फिर प्लीज़ आप देख लीजिएगा, कम से कम पलट के आगे देख लीजिएगा हम लोग हैं भी कि नहीं है। अच्छा, आपने अब तक करीब 1500 कहानियां सुनाई हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों को सारी कहानियां पसंद आई, मिलियंस पे व्यूज हैं और वो लोग बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सी कहानियां ऐसी होती होंगी जो आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाती हैं। जाहिर सी बात है 1500 कहानियां पूरी तो नहीं बैठी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां जरूर होंगी जो आपके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि उनका वे ऑफ क्राइम या इंसिडेंट या फिर उसका इम्पैक्ट इतना डिफरेंट था, जो कि आपका जो ज्यादातर वक्त गुजरा है क्राइम रिपोर्टर की तरह, उसके बावजूद भी आपके मन पे असर कर जाता है। कुछ किस्से अगर याद? 1500 में से असल में जो कहानी शुरू की थी ना, तो मैंने ये, मेरा मकसद ये था कि वो कहानियाँ सुनाऊँ जिसमें मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, यानी जिसकी रिपोर्टिंग की है। फिर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी आ गई जिसको आपने कवर नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो लोगों को सुनाता हूँ। जो जो कवर किया वो सारी कहानियाँ बड़ी ख़ास होती हैं मेरे लिए। लेकिन ये बार बार मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर इन 1500 कहानियों में या आगे आने वाले जो भी कहानियों की मैं बात करूँ, एक कहानी ऐसी है जो आज मतलब करीब 11 साल बीत गए, वो ऐसा लगता है कि मुझे उसकी एक एक चीज़ याद है, और वो कहानी जब भी याद आती है तो फिर बेचैन हो जाता हूँ, और वो है निर्भया केस। मैंने अपने क्राइम की रिपोर्टिंग में पूरे करियर में ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा था। उसकी वजह ये थी कि शायद निर्भया को जिस हाल में मैंने देखा था, अगर ना देखता, जब ये 16 दिसंबर की बात जी थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उस 2012। स्टोरी को मैंने भी कवर किया। हाँ, तो एक बिहार के डॉक्टर थे, वो मेरे दोस्त थे। इत्तेफाक की बात है कि अच्छा कवर भी किया है तुमने तो शिवेंद्र इसको। ये पहले दिन तो खबर नहीं थी क्योंकि रात का इंसिडेंट था, अगले दिन भी दिन में कहीं नहीं चली थी पूरे दिन। हाँ, मतलब ये 16 दिसंबर का इंसिडेंट था और 17 की शाम तक ये खबर कहीं नहीं थी। जब तक ब्रुटैलिटी इतनी हुई है ये नहीं सामने आया। ये था कि एक साउथ दिल्ली में एक लड़की को चलती बस में गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसको फेंक दिया, ये भी शायद पूरी खबर नहीं आई थी। रात को पहली बार 17 दिसंबर को ये वारदात में स्टोरी गई थी। उसके बाद में यूं ही, एक बिहार के डॉक्टर थे जिन्होंने निर्भया की पूरी चीज़ बताई, उसके बॉडी के ज़ख्मों के बारे में बताया, कहाँ कहाँ क्या था, जिस माइनर डिटेल के साथ वो सुन के ऐसा लग रहा था कि ये आदमी बोल क्या रहा है, ये कोई कैसे कर सकता है। और मतलब कायदे से उसी वक्त आंखों में आंसू आने शुरू हो गए थे कि इतनी ब्रुटलिटी के साथ कोई किसी को नहीं मार सकता है। और वो ज़िंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। और फिर एक सिलसिला हुआ, जो मूवमेंट चला निर्भया को लेके, सारी चीज़ें। तो उसके ज़ख्मों का अगर मैं हिसाब किताब, मतलब मैंने लिखना शुरू किया ना जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता तो भी मैं रो रहा होता। मेरे एक टीममेट गोपाल शुक्ला, एक दिन उसने कहा भी कि यार आप रो क्यों रहे हो। मुझे कहा मुझे नहीं मालूम, अपने आप आ रहा है। बल्कि इतना डीपली उसमें घुस गया था कि एक दिन मेरे बॉस सुप्रिया जी, उन्होंने कहा कि तू 2-3 दिन की छुट्टी ले ले और तू इस स्टोरी से बाहर निकल, कुछ और सोच। तो वो एक स्टोरी है जो मतलब जब भी उसकी बात करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। तो ये शम्स ताहिर खान जो कि इतने क्राइम इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर चुके हैं और उनका नाम बेताज बादशाह की तरह है क्राइम की दुनिया में, लेकिन उनके साथ भी 2 ऐसे मौके गुजरे जिसमें इंसान के 2 चेहरे देखने को मिले। एक ऐसा वक्त जब उनकी खुद की जान खतरे में थी, लेकिन
सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपनी जान बचाई। और दूसरा ऐसा मौका जब क्राइम देखते देखते कहते हैं लोग पत्थर हो जाते हैं, लेकिन वो पत्थर भी ऐसे पिघला कि अपनी स्क्रिप्ट लिखते समय भी रोते रहा। और आज एक कहानी ऐसी भी में हम इसीलिए शम्स ताहिर खान से मिलवा रहे थे ताकि आप ये भी देखें कि जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं और क्राइम की कहानियां सुनाते हैं या उस दुनिया से जुड़े होते हैं, वो भी अंदर से कितने कमजोर इंसान होते हैं, कोमल इंसान होते हैं। मैं असल में यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ, क्राइम, एक तो दो चीज़ लोग देखते हैं ना कि क्राइम रिपोर्टर पत्थर दिल है। मेरा उल्टा मानना, मेरा मानना है कि क्राइम रिपोर्टिंग सिर्फ वही कर सकता है जो इमोशनल हो, जिसके अंदर जज्बात भावनाएं नहीं है, वो नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? हर क्राइम में एक दुख होता है। क्राइम अच्छी चीज़ तो है नहीं, किसी का रेप हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी की जमा पूंजी लुट गई, डकैती हो गई, दुकान मकान सब लूट लिया गया, है ना। तो हर चीज़ में दुख है, तकलीफ हैं, आहें हैं। तो इसमें आप उस दुख को अगर महसूस खुद नहीं करोगे तो ना आप लिख पाओगे, ना आप उसको टीवी पे दिखा पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका इमोशनल होना। और मेरा इसीलिए एक और मानना है कि क्राइम रिपोर्टिंग लड़कियां बहुत बेहतर ढंग से कर सकती हैं लड़कों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं। आप चाहे वो माँ के शक्ल में ले लें, बीवी के शक्ल में ले लें, बहन के रूप में ले लें, तो वो लोग सामने वाले के दर्द को ज़्यादा बेहतर कागज़ पर भी और टीवी पर भी दिखा सकती हैं और उतार सकती हैं। लेकिन फिर चाहे मेल भी हो, अगर वो पत्थर दिल है, उसके अंदर भावनाएं नहीं, जज्बात नहीं है, तो फिर वो दूसरों के गम को ना महसूस करेगा और फिर उसके साथ इंसाफ भी नहीं कर पाएगा, ना लिखने में, ना दिखाने में, ना बोलने में। तो अच्छा लगा शिवेंद्र ये पूरी बातचीत करके। और मेरा मानना है कि क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी भी चाहिए। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है, क्राइम रिपोर्टर बड़े पत्थर दिल होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। नहीं, लेकिन हाँ, क्राइम रिपोर्टर का सिर्फ काम एक ही होता है कि हमारी सोसाइटी में जो भी क्राइम हो रहा है उसको हम रिपोर्ट करें, जस का तस दिखाएं। हम जजमेंटल ना, हम अपना फैसला ना सुनाएं, वो अदालत का काम है, वो पुलिस का काम है। हमारा काम सिर्फ क्राइम की घटनाओं को रिपोर्ट करना है। तो बस इतना ही। लेकिन हाँ, शिवेंद्र और पूरी श्रेष्ठ भारत यूपी को शुक्रिया भी कहूँगा कि यहाँ बुलाया और ऐसी बात की। और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि जितना प्यार आपने दिया है, मैं चाहता हूँ कि शिवेंद्र, उसकी टीम और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश जो है, इसको भी उसी तरीके से प्यार दीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जो जो इन लोगों की गलतियाँ हैं उस पर भी आप उंगली उठाइए और जो जो अच्छाई हैं उसकी भी तारीफ़ कीजिए। तो इन्हीं दुआओं के साथ थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए शिवेंद्र। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।